नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आप सभी का एम के लर्नर्स पॉइंट चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज साथियों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रामशरण शर्मा की बुक प्रारंभिक भारत का परिचय का चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर का। तो जिसने वो पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उस पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर अगले पार्ट को समझना है तो हमें पिछले पार्ट को देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में यहाँ तक किया था, तो आगे का हम देखते हैं कि माना जाता है कि राजनीतिक एकता के अभाव में स्थिति में सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत के अखंड भूमि के रूप में हुआ है। भारत की इस एकता का विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम दिया। यानी जो विदेशी थे उन्होंने भी भारत को क्या माना है, एक माना है। और विदेशियों ने क्या नाम दिया है भारत को प्राचीन काल में? उन्होंने सिंधु नाम दिया है, इंडस नाम दिया। और ये किन्होंने दिया है? ये यूनानियों ने दिया है। ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृति को सिंधु से निकला है। इस शब्द का प्रयोग 6ठी सदी के ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया। कालक्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ। इस यूनानी प्राय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। हिंदुस्तान शब्द पहले 3री सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। इसका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ। तो दोस्तों, इसमें क्या कहता है आर एस शर्मा कि जो ईरानी लोग थे उन्होंने जो सिंधु शब्द है, जो सिंध शब्द है, उसका यूज़ किस में किया? हिंद में। क्योंकि वो लोग हमारे स को ह में पढ़ते हैं। यानी अगर उन्हें कहीं पे ये लिखा हुआ दिखेगा सिंधु, तो वो उसको क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे उसको हिंदू। यानी वो स को वो ह पढ़ते हैं, इसीलिए वो ये समझते थे कि हमारे पूर्व में कौन सा देश है? सिंधुस्तान। जबकि वो कौन सा देश, उनके अकॉर्डिंग वो कौन सा था? हिंदुस्तान, क्योंकि वो स को ह पढ़ रहे थे। तो आगे देखते हैं कि देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृति देश भर के संपर्क का काम करती थी। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। बाद में वह स्थान संस्कृति ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यानी पहले जो प्राकृतिक भाषा थी वो पूरे देश की कम्युनिकेशन लैंग्वेज थी, और बाद में कौन सी हुई? बाद में संस्कृत ने ये स्थान लिया। तो इस लैंग्वेज ने भी क्या किया? भारत को एक करने का काम किया। यह सिलसिला ईसा की 4ठी सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। यानी संस्कृति ने और प्रकृति भाषा ने देश को जोड़ने का काम किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिल प्रदेश में भी वैसे ही आह्लाद और भक्तिभाव से पढ़े जाते थे। यानी जो संगम जो स्थान रहा है, जो तमिलों का जो स्थान रहा है साउथ का, वहाँ पे भी क्या है? रामायण और महाभारत का क्या किया जाता था? आदर किया जाता था। यानी संस्कृति हमारी जो उत्तर की थी वो दक्षिण में फैल गई थी ना, इसी कारण तो वो लोग भी रामायण को और महाभारत को मान रहे हैं।
ठीक है, भक्ति भाव से पढ़ी जाती थी। जैसे काशी और तक्षशिला के पंडित मंडलियों में इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई, बाद में इन्होंने विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया। तो आप जानते होंगे कि मूलतः जो महाभारत है जो वेद व्यास जी ने लिखी है, और जो रामायण है वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो ये संस्कृत में लिखी गई है मूलतः। लेकिन बाद में अलग अलग भाषाओं में इनका क्या हुआ, इनका प्रचार प्रसार हुआ। तो जो मैंने MCQ करवाए थे, मैंने उनमें बताया था कि जो तेलुगु भाषा है जो उसमें किसने किया था, नन्या ने किया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, कि स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाएं, उनका सार तत्व सारे देश में एक सा रहा है। यानी हमारे देश की जो संस्कृति है, जो चिंतन है, वो हम किसी भी रूप में उनको प्रस्तुत करें, लेकिन हमारा क्या है, एक सामान्य कल्चर बन चुका है भारतवासियों का। भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यह एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई। ठीक है, उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो सारे देश में व्याप्त हो गई। आज आप देख सकते हो कि सारे देश में जाति प्रथा है। हम कहते हैं ना कि उत्तर भारत में आर्यों ने शुरू की, लेकिन आज साउथ में भी जाति प्रथा है। हर जगह भारत के हर कोने में जाति प्रथा है। क्यों? क्योंकि एक सामान्य कल्चर बन चुका है, एक सामान्य संस्कृति बन चुकी है। ठीक है, प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वे भी किसी न किसी वर्ण जाति में मिल गए, जैसे शक, कुषाण, हुण, ये जो जितनी भी जातियाँ ये बाहर से आई, इनको क्या मिला, निम्न क्षत्रिय। यानी इन लोगों को भी क्या कर लिया गया, भारत की ही जातियों में शामिल कर लिया गया, लेकिन इनको निम्न दर्जे का क्षत्रिय माना गया। ठीक है, वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे। वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्वतः चलते रहे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। यानी बहुत से लोग जो बाहर से भारत में आए वो भी क्या हुआ, इस वर्ण व्यवस्था से, इससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाना चाहते हैं। तो अब जो हमारा इसमें जो मेन टॉपिक है वो है कि वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता, कि आज वर्तमान समय में अतीत को जानना क्यों ज़रूरी है। तो RS शर्मा कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, वो जो प्राचीन जो संस्कृति है उस प्राचीन संस्कृति को क्या करना चाहते हैं, एक बार फिर से वापस लाना चाहते हैं। यानी एक बार फिर से उसी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, उसी जो एक निरंकुश शासन था उसको, उसी को एक बार फिर से भारत में स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं। ये बात सही है कि हमें अपने कल्चर से प्यार करना चाहिए, लेकिन क्या है कि कल्चर में अगर हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिली हैं तो उसी के साथ साथ हमें कुछ गलत चीज़ें भी मिली हैं। अगर हम सती प्रथा की बात करते हैं तो क्या सती प्रथा किसी भी प्रकार से सही थी? नहीं। किसी इंसान को जिंदा जला देना क्या सही है? नहीं है। कभी हमने सोचा है कि कितनी महिलाओं ने सती प्रथा की आग में उनकी आहुति दी गई, जिसके कारण उनको अपना जीवन त्यागना पड़ा। तो इसका जिम्मेदार कौन था? तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में कुछ ना कुछ कमी रही है। तो आगे देखते हैं कि RS शर्मा क्या कहते हैं कि कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाना चाहते हैं और भारत के उज्ज्वल अतीत का गुणगान करते नहीं अगाते। यानी वो गुणगान करते रहते हैं भारत के प्राचीन अतीत का। उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से नियत समझना जरूरी है। बेशक प्राचीन भारत के लोगों ने जीवन को विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, पर केवल अतीत की प्रगति के बल
पर ही हम ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी आर.एस. शर्मा यहाँ पे एक स्पष्ट बात कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों को अपनी रूढ़िवादी संस्कृति क्या लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, और वो उसी को एक बार फिर से स्थापित करते हुए देखना चाहते हैं। और आर.एस. शर्मा कहते हैं कि अतीत के ही अगर हम अपने अतीत का गुणगान करें तो उससे हम बड़े नहीं बनेंगे कि हम ये थे, हमारे शासक ऐसे थे, हमारे देश की इकोनॉमी ऐसी थी। ठीक है, तो उसका गुणगान करने से कुछ नहीं होगा, हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि बेशक प्राचीन भारत के लोगों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय व्यापक था, कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भारतीय जो संस्कृति थी उसमें क्या था, कहीं ना कहीं अन्याय था। जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या थी, जब तक वो कर्म पर आधारित थी तब तक तो हम चलो कह सकते हैं कि वो ठीक थी, लेकिन जब वो जाति पर आधारित हो गई तब वो सही नहीं रही। निचले वर्ण विशेषता शूद्रों चंडालों पर जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई, वहाँ आज भी विचार में बड़ा खेदजनक है। अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन न लाया जाए तो स्वभावतः सारी विषमताएं फिर सिर उठाएंगी। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ बहा है। प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को सफलता मिली है। ठीक है, हमने प्रकृति मूलक जो हमें समस्याएं मिली हैं, जो मानव यानी जो मैन मेड और नेचुरल मेड जो समस्याएं हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उनसे लड़े हैं, जीत पाई है। पर भविष्य के लिए उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा कि सामाजिक विषमताओं को कायम रखना, जिनके कारण हमारे देश में चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना जरूरी है। अब आर.एस. शर्मा यहाँ पे क्या कहता है, आर.एस. शर्मा कहता है कि ये बात सही है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर हम इसी बात के दम पे ये कहें कि हमें अपने पुराने ही कल्चर को स्थापित करना चाहिए, हमने प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने ये किया है वो किया है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमें ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। और हम कहीं ना कहीं अपनी प्राचीन संस्कृति की कमियों के कारण गुलाम भी रहे हैं, हम अपने कास्टिज्म के कारण लड़ते रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहे हैं, और दूसरे अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारी फूट का फ़ायदा उठाया और इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पुराना जो अतीत रहा है उसी में कमी है ना, और हम उसी को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, उन चीज़ों को, यानी उन्हीं कमियों को फिर लाना चाहते हैं, तो उनसे हमें बचना होगा। प्राचीन मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियाँ वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई हैं। ठीक है, यानी बहुत सी कमियां आज भी हमारे सामने बनी हुई हैं। क्या आज कास्टिज्म नहीं है? आज भी है कास्टिज्म, तो पहले भी था। ठीक है, पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड विधियाँ लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंच गई हैं कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कास्टिज्म को लेकर जो काम किया, देखो कितने साल हो गया, 70 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आज भी कास्टिज्म हम कह सकते हैं कि ख़त्म हुआ है? ख़त्म हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है। यानी अभी भी अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी 50% to 40% कास्टिज्म है इंडिया में। ख़त्म हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुआ है, और अभी ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो सोशल चेंज होता है ना उसकी स्पीड बड़ी कम होती है। इकोनॉमिक जो चेंज होता है वो भी जल्दी से हो सकता है, कोई अमीर बन सकता है, कोई गरीब बन सकता है, लेकिन जो मेंटेलिटी को जो चेंज करना है ना अपनी, वो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास को रोकते हैं। यानी जो कास्टिज्म है, जो बुराइयां हैं, ये क्या करते हैं, दहेज बताई ये हैं, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं देश का विकास रोकती हैं। ठीक है, इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता था। अब अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देते थे जिनसे क्या होता था, भारतीय आपस में लड़ते थे।
यानी उन्होंने कास्टिज्म को बढ़ाया, धर्म को लेकर हिंदू मुसलमान लड़ते थे, उधर जिन्ना को बढ़ावा दिया। तो इधर कुछ जो कट्टरवादी लोग थे हमारे भी हिंदू धर्म में हुए, उनको भी बढ़ावा दिया और क्या करा, आपस में लड़वाने का काम किया और खुद क्या किया, राज किया यहाँ पे। तभी तो कहते हैं फूट डालो शासन करो की नीति उनकी रही है। ये इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पे फूट डालकर शासन किया है। तो साथियों इसमें आर एस शर्मा ने मेनली यही बताया है कि किस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है उसमें बदलाव हुआ है, लेकिन वो बदलाव समय के साथ हुआ है, लेकिन पुरानी चीज़ों को फिर से स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब तक समाज से अतीत के ऐसे दूराग्रहों को दूर नहीं करेंगे तब तक एकता कायम रखने और उसे प्रकृति के रास्ते में आगे ले जाने में बाधक माफ़ करिएगा नहीं बढ़ सकेंगे। हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, समय के साथ चलना होगा। जातिवाद और संप्रदायवाद देश की एकता कायम रखने और उसे प्रगति के रास्ते में आगे ले जाने में बाधक बने हुए हैं। जाति प्रथा और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को अधिकार को घुसने नहीं देते और सामान्य हित में एकताबद्ध नहीं होने देते। तो क्या होता है, जाति प्रथा के कारण लोग सही से उनका अपमान होता है, वो सही से मेंटली टॉर्चर होता है, वो सही से क्या नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते और उनका मजाक बनाया जाता है, उनको उल्टे सीधे नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सही नहीं है, ये देश के लिए सही नहीं है। जब हम किन्हीं लोगों से भेदभाव करेंगे तो वे कैसे उस समाज को अपना मानेंगे, उस देश को अपना मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। तो हमें उनके साथ भेदभाव करना बंद करना होगा। ठीक है, और इस तरह की चीज़ों से बचना होगा। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हों, लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई हैं। निम्न वर्ण के लोगों का भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन से हम तह में बैठ कर पता लगा सकेंगे, यानी हमारी संस्कृति में कुछ ना कुछ कमियां रही हैं। ठीक है, जिससे कि कुछ पिछड़े वर्गों को, महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं मिला है। और जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो हम उन्हीं कमियों को जानेंगे और उन कमियों को दूर कर सकेंगे। तो यही इतिहास पढ़ने का एक बहुत बड़ा क्या है, एक बेनिफिट है। हम उन कारणों को ढूंढ निकालेंगे जिन पर जाति प्रथा, महिलाओं की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण सांप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं जो जानना चाहते हैं कि अतीत का उज्ज्वल स्वरूप क्या है, जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है कि जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्व पहचानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये था आपके सामने प्रारंभिक भारत के परिचय का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें मेनली जो अंत में जो आर एस शर्मा कहता है कि हमें इतिहास को इसलिए समझना है कि हम अपनी जो संस्कृति रही है, जो हमने इतिहास में जो गलतियां की हैं उनको हम सही कर सकें, वर्तमान में उनको समझ सकें और अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। ना कि हमें अतीत को इसलिए पढ़ना है कि उसका गुणगान करना है। ठीक है, तो इसलिए हमें इतिहास को नहीं पढ़ना है। तो साथियों ये था सेकंड पार्ट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है साथियों तो आप लाइक ज़रूर करें और आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।